हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे उसी इंडियन पॉलिटी की ही, ठीक है। यानी एक प्रकार से अगर हम बोलना चाहें तो उसी भारतीय संविधान को आज हम पुनः एक नए अंदाज में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा, ठीक है। बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से ये जो क्लास हमारी बेस्ड होगी ये हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से बेहद और बेहद आवश्यक होने वाली है, ठीक है। यानी एक प्रकार से अगर मैं बोलना चाहूं तो भारतीय संविधान का अगर हम एक तरीके से जिक्र कर ही रहे हैं तो सारे अनुच्छेदों में मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि जो भी सारा अनुच्छेदों का जिक्र हम इस क्लास के माध्यम से कर चुके हैं या इंडियन पॉलिटी में हम जितने भी सारे एक प्रकार से बोले चैप्टर्स का अध्ययन कर चुके हैं उनमें से इस भारतीय संविधान का एक बेहद और बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिसको हम अनुच्छेद 370 के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में, यानी उस समय की परिस्थिति को देखते हुए जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बनाया गया और उसी के तहत वहां के जो राजा थे राजा हरि सिंह और उनके एक प्रकार से बोले उनका एक प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला, इन दोनों की डिमांड पर जम्मू कश्मीर का एक नया संविधान तैयार करवाया गया। उस समय जो भी हमारे भारतीय संविधान में बैठे संविधान सभा के सदस्य थे उनके द्वारा, ठीक है। तो सारी चीजों को देखते चलेंगे और फिलहाल में अनुच्छेद 370 फिलहाल में कुछ वर्ष पहले मोदी जी के द्वारा ये हमारा हटाया भी जा चुका है। तो इस समय वर्तमान की स्थिति में जम्मू कश्मीर जो है ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभर करके आता है जब से 370 हटा है तब से, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, सारी बातों का जिक्र करेंगे हम और फिलहाल में इस क्लास को देखने के पश्चात में किसी भी अन्य क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो पूरी एकाग्रता के साथ में बने रहेंगे मेरे साथ में और आनंद लेते हैं इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान का जिसके अंतर्गत हम अनुच्छेद 370 का जिक्र करने वाले हैं। इससे पहले की भी क्लास देख लीजिएगा क्योंकि कुछ सारी बातें, कुछ क्या बहुत सारी बातें मैंने उस क्लास में भी बताई और बचा कुचा जो भी हमारा मटेरियल है आज इस क्लास के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे। इसी कारणवश मैंने बोला कि ये जो हमारी क्लास होने वाली है ये हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से बेहद और बेहद आवश्यक होने वाली है, ठीक है। देखते हैं इसी में कि हम लोग जिक्र क्या कर रहे थे भारतीय संविधान में। तो नजर डालते हैं इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान में हम जो जिक्र कर रहे थे वो भाग 21 का जिक्र कर रहे थे जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान के जो भी हमारे निर्माता थे उन्होंने इस भाग के अंतर्गत जो अनुच्छेद अर्थात जो भी नियम और कानूनों का प्रावधान किया वो अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 के मध्य में इसके सारे के सारे नियम और कानून किसके संदर्भ में बनाया, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। क्योंकि फिलहाल में देखते हैं और इसको हम अपनी सहजता के अनुसार या हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से हमको समझने में या पढ़ने में सहजता महसूस हो जिस कारणवश हम इस चैप्टर को नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, नाम देते हैं अस्थाई, क्या बोलते हैं, अस्थाई, अस्थाई एवं संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के नाम से जानते हैं। विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया कहां पे,
ये प्रावधान किया गया भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा, जिसमें भारतीय संविधान के जो भी हमारे निर्माता थे उन्होंने पूर्ण रूप से भारतीय संविधान में एक चैप्टर बनाया जिसको हम चैप्टर 21 के नाम से जानते हैं, और उनमें कुछ ऐसे नियम और कानूनों का प्रावधान किया जो कि अनुच्छेद 369 से 392 के मध्य में इसका जिक्र किया गया है। और इतना ही नहीं, 369 से 92 के मध्य में जो भी सारे नियम और कानून बनाए गए वो पूर्ण रूप से जम्मू एवं कश्मीर के संदर्भ में बनाए गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार जिस समय हमारा संविधान निर्मित किया गया था उस समय जम्मू कश्मीर हमारा जो भी क्षेत्र था हम लोग पहले भी अध्ययन कर चुके हैं या जानते हैं कि पहले हमारी देशी रियासतें जो है वो हमारी कुछ क्षेत्रों में हुआ करती थी, जैसे कुछ राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ में। तो इस अंग्रेजी हुकूमत यानी जिस समय अंग्रेजों की सत्ता समाप्त होती है और देसी जो राजे रजवाड़े टाइप के लोग थे उनको भी भारत में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया, और ऐसा भारत का एकीकरण करने का जो श्रेय जाता है वो सरदार पटेल को जाता है। ठीक है, इसके पश्चात में हमारा क्या होता है कि जैसे ही एक प्रकार से बोले भारत आजाद होता है, तो उस समय भारत जब आजाद होता है उसी के 3 महीने पश्चात में जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र था हमारा, वहां पे हमारे एक राजा थे, राजा हरि सिंह, उनका शासन जम्मू कश्मीर में चलता था, और उनका एक प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला जो कि काफी टैलेंटेड था, काफी बुद्धिजीवी था। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये 3 महीने के पश्चात में यानी जैसे ही भारत को आजादी मिली उसके 3 महीने के पश्चात में ही पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर पर क्या करता है, हमला करता है, जिसमें राजा हरि सिंह को एक प्रकार से बोले शरण मांगनी पड़ती है भारत की। वो क्या करते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध नहीं कर पाते हैं, युद्ध करने में सक्षम नहीं होते हैं, हार जाते हैं। तो इस संदर्भ में वो भारत से शरण मांगते हैं कि आप हमें क्या कर लीजिए, अपने भारत देश के अंतर्गत मिला लीजिए या हमारी आप सहायता कीजिए पाकिस्तानियों से। ठीक है, तो इस संदर्भ में भारत ने राजा हरि सिंह की मदद की और सेनाओं को भेजा, जहां पे सेनाओं ने बड़ी ही परिपक्वता के साथ में और बुद्धिजीविता को देखते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को क्या किया, मार करके भगा दिया, और लगभग 3 से 6 किलोमीटर के अंतराल में पाकिस्तानी सीमा के अंदर में घुस करके पाकिस्तानियों को एक प्रकार से क्या बोला, यानी भगा दिया, यही जान सकते हैं। ठीक है, और फिलहाल में जम्मू कश्मीर का जो विलय किया गया इसी संदर्भ में, वो हमारा विलय किया गया कब, वो विलय किया गया 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर 1947 को, अर्थात 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है, और इसी के 3 महीने पश्चात में 21 अक्टूबर 1947 को क्या किया, राजा हरि सिंह के द्वारा भारत के साथ में एक संधि की गई, एक समझौता किया गया, और उस समझौते को यानी उस समझौते के नाम से क्या किया गया कि एक प्रकार से भारत में विलय किया गया जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हम देख चुके थे इसके पहले के पश्चात में, और जैसे ही ये विलय हो जाते हैं, विलय होने के पश्चात में ये क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि हम विलय तो हो गए, अब इनका जो प्रधानमंत्री था वो काफी टैलेंटेड था, राजा हरि सिंह भले ही अपने आप को होशियार समझते थे लेकिन वो होशियार थे नहीं, उनका जो प्रधानमंत्री था वो काफी होशियार था। तो वो अपने राजा साहब को एक सलाह देता है कि देखिए राजा साहब, आप भले ही मतलब भारत में विलय होने जा रहे हैं तो आपका भी अपना स्वयं का साम्राज्य है, आप जब उसके अंतर्गत मिलेंगे तो आप उनके अधीन हो जाएंगे। तो इस संदर्भ में आप भी अपना दिमाग लगाइए और आप क्या कीजिए कि अपने साम्राज्य के लिए या अपने देश के लिए स्वयं के कुछ नियम और कानून बनवाइए। या जब इस समय संविधान लिखा जा रहा था तो उन्होंने ऐसा कहा, किसने कहा, शेख अब्दुल्ला ने,
कि राजा साहब आप संविधान के अंदर अपने स्वयं के क्षेत्र के लिए कुछ नियम और कानूनों का प्रावधान करवाइए, जो कि स्वयं के आपके राज्य, आपके देश, आपके साम्राज्य के लिए ही वो नियम और कानून क्या होंगे, फॉलो किए जाएंगे। तो राजा साहब ने सोचा बड़ी अच्छी बात बता रहा है यार, ये तो ठीक है, क्योंकि भारत जैसा देश और भारत में संविधान बनने जा रहा है, संविधान बन रहा है इस समय, तो भारत में जैसे ही संविधान लागू होगा लोकतंत्रात्मक शासन हो जाएगा, जनता का शासन होगा, क्योंकि जहां भी लोकतंत्रात्मक सत्ता होती है वहां पे राजा और प्रजा सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ना ही राजा में कोई फर्क होता है और ना ही प्रजा में कोई फर्क होता है। और जब तक संविधान नहीं था तो इससे पहले हमारे यहाँ राजतंत्रात्मक शासन था, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, राजा जो कहेगा वही होगा। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति में ऐसा नहीं है, जनता की भी सहमति की आवश्यकता होती है और यहाँ पे पूर्ण रूप से जो शासन किया जाता है वो संविधान के अनुरूप शासन किया जाता है। और संविधान को जो शक्ति प्रदान की गई है या संविधान को जो शक्ति मिली हुई है वो भारत की जनता से ही संविधान को शक्ति प्राप्त करवाई गई है। ठीक है, तो राजा साहब ने क्या कहा कि इनसे जो उस समय संविधान सभा में बैठे हमारे सदस्य थे उनको ये बोला कि हमारे लिए भी आप संविधान में जगह बनाइए और कुछ नियम और कानून हमको भी दीजिए। तो उस समय जो भी हमारे संविधान सभा में बैठे राजनीति के विशेषज्ञ थे या जो भी हमारे दिग्गज राजनीति के विशेषज्ञ थे जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, वो क्या कहे, वो सारे लोग घबरा गए एक प्रकार से कि एक तो इस बंदे ने हमसे शरण मांगी, हमारे देश में आकर के स्वयं मिला और हमने शरण दे भी दी, इसकी रक्षा भी की, तो अपने मन मुताबिक ये हमको चला रहा है और अपने लिए ये हमारे संविधान में नियम और कानून की मांग कर रहा है। तो ऐसा कहाँ का न्याय है कि हम आपको केवल और केवल एक उंगली पकड़ा रहे हैं, आप हमारी पूरा का पूरा हाथ ही पकड़ रहे हो, तो ये कहाँ का न्याय है। तो उस समय सारे लोग मिल करके हमारे जाते हैं कहाँ पे, भीमराव अंबेडकर जी के पास में। क्यों? क्योंकि संविधान का जो नेतृत्व कर रहे थे, संविधान जिनके नेतृत्व में लिखा जा रहा था वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे, जो कि उस समय हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे। जब सारे लोग मिलकर के इनके पास में जाते हैं तो इन्होंने कहा आप लोग घबराइए नहीं, हम जानते थे कि अगर ऐसे लोग भारत के अंतर्गत निर्मित होते हैं तो इनके लिए भी हम एक जुगाड़ करके रखे हैं। उन्होंने एक दिमाग लगाया, क्योंकि इनसे ज्यादा बुद्धिजीवी उस समय कोई था नहीं, तभी इनके नेतृत्व में संविधान लिखा जा रहा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम इनको बाकायदा शरण भी देंगे और शरण के साथ साथ इनकी जो डिमांड है, ये जो भी नियम और कानूनों की डिमांड है, और आपके लिए हम बाकायदा नियम और कानूनों का भी प्रावधान करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बुद्धिजीवी व्यक्ति, तो उन्होंने उठा करके डाल दिया इनके नियम और कानूनों को कहां पे, अनुच्छेद 370 में। कहां पे? अनुच्छेद 370 में उठा करके डाल दिया जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान। क्या बोला कि जम्मू एवं कश्मीर के लिए कुछ विशेष प्रावधान हमारे किए जाएंगे, वो भी किस रूप से, अस्थायी रूप से। यानी जम्मू कश्मीर का विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में कहां पे किया गया, अनुच्छेद 370 में। और उन्होंने यानी अंबेडकर साहब ने इतना तक दिमाग लगा दिया कि उन्होंने ये बोला कि ये जो सारा सिस्टम होगा ये भाग 21 के अंतर्गत लिखा जाएगा, अर्थात ये अनुच्छेद 370 जो आता है ये भाग 21 के अंतर्गत आता है। और भाग 21 में बात क्या बोली गई, भाग 21 में बात बोली गई कि यहाँ पे जितने भी सारे नियम और कानून देखने के लिए मिलेंगे वो सारे के सारे नियम और कानून क्या होंगे, अस्थायी होंगे। अस्थायी से तात्पर्य यह है कि इस भाग 21 के अंतर्गत में जितने भी नियम और कानूनों का प्रावधान आज वर्तमान में इस संविधान सभा में
संविधान को निर्मित करने के संदर्भ में किया जा रहा है, ये हमेशा के लिए मान्य नहीं होंगे, अर्थात ये टेम्परेरी होंगे, परमानेंटली नहीं होंगे। ठीक है, तो इतना तक दिमाग लगा दिया बुद्धिजीवी अंबेडकर साहब ने। ठीक है, तो इसी कारणवश उनको शरण भी दी गई और उनके संदर्भ में उनके मन मुताबिक नियम और कानूनों को भी भारतीय संविधान में क्या किया गया, समाहित किया गया। लेकिन राजा साहब इतने से खुश नहीं हुए। राजा साहब इतने से खुश नहीं हुए। उन्होंने क्या कहा कि राजा साहब और शेख अब्दुल्ला जी ने जब सारा सिस्टम देख लिया कि हमारे लिए नियम और कानून भी बन गया, अनुच्छेद 370 बन गया, हमारे अपने स्वयं के राज्य के लिए, साम्राज्य के लिए क्या हुआ, नियम और कानून बना दिया गया। लेकिन उन्होंने फिर से डिमांड की अंबेडकर साहब से, और जो भी उस समय हमारे बुद्धिजीवी राजनीति के विशेषज्ञ थे, जो कि संविधान का निर्माण कर रहे थे, उनसे एक डिमांड फिर से की कि हम इस नियम और कानून से अभी प्रसन्न नहीं हैं, यानी इतने नियम कानून से हमारा काम चलने वाला नहीं है, हमको खुला मौका दिया जाए और हमारे कुछ और, यानी हमारे राज्य के संदर्भ में और हमारे लिए या हमारे स्वयं के लिए कुछ और नियम और कानूनों का प्रावधान भारतीय संविधान में किया जाए। तो फिर से जो सारे लोग थे फिर से घबरा गए कि यार अभी तक तो इन्होंने बोला कि हमको आप शरण दीजिए, हमने शरण भी दी, क्योंकि भारत प्राचीन समय से ही हमारा विविधताओं वाला देश है, हम ये भी जानते हैं। यहाँ की जो परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है वो काफी प्राचीन है, यानी हम मारने काटने पे विश्वास नहीं करते हैं, हम आपसी सहमति से, आपसी समझौते से बातों को पसंद करते हैं। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी खासियत रही है पूरे विश्व के अंतर्गत में। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप हमको शरण भी दीजिए, हमने शरण भी दी, आपने बोला कि हमको नियम और कानून हमको दिए जाएं अपनी स्वयं से स्वेच्छा के लिए, हमने वो भी दिया आपको, अब आप पुनः डिमांड कर रहे हैं कि हमको फिर से नियम कानून दिए जाए। तो फिर से सारे लोग जब घबरा गए तो फिर से जाते हैं अंबेडकर साहब के पास में। अंबेडकर साहब फिर से यही बोलते हैं कि आप लोग तनिक भी चिंतित मत होइए, हम इनको फिर से मौका देते हैं, आप बना डालिए जितने नियम और कानून आपको बनाने हैं, हम उन तमाम सारे नियम और कानून को आपके इच्छा के अनुसार क्या करेंगे, संविधान में निर्मित करेंगे। तो राजा साहब और उनके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला क्या हुए, काफी प्रसन्न हुए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा और उन्होंने क्या किया कि अपने मतलब राज्य के संदर्भ में, अपने देश के संदर्भ में क्या किया कि कुछ नियम और कानूनों का जिक्र किया, और उन्होंने ऐसे नियम और कानूनों का जिक्र किया जो कि अंबेडकर साहब ने क्या किया कि उन सारे नियम और कानूनों को भी कहां पे मतलब रखा भारतीय संविधान में, उनको भी भाग 21 के अंतर्गत ही रखा, और भाग 21 के अनुच्छेद 370 में ABCDE करके इसी के नीचे रख दिया। अब इतना दिमाग लगा दिया, इतना दिमाग क्यों लगाया, क्योंकि अंबेडकर साहब बुद्धिजीवी, वो जानते थे कि अगर हम इसमें रखेंगे, इस भाग के अंतर्गत रखेंगे, तो हम कभी भी इन प्रावधानों को निरस्त कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, हमेशा के लिए इनके नियम और कानून मान्य नहीं होंगे। इसी कारणवश उनको फिर से क्या मिली, सहमति मिली। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नियम और कानून हमारे राजा हरि सिंह के द्वारा और शेख अब्दुल्ला जी के द्वारा तैयार किया गया, जो कि इसी अनुच्छेद 370 में ABCD करके क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। इसी अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर के लिए जो विशेष प्रावधान किया गया, इसी में अनुच्छेद 370 का ए आता है। ए क्या बोलता है, ए बोलता है, इसका भी अध्ययन हम कर चुके हैं, फिलहाल में अनुच्छेद 370 का ए जो है ये बोलता है कि जम्मू कश्मीर की जो सीमा होगी वही हमारे भारत की भी सीमा होगी। तो सरकार जो है, अभी हम लोगों ने देखा मोदी जी की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के पहले
क्या किया कि अनुच्छेद 370 और 35 ए क्या किया, समाप्त किया। इसको समाप्त क्यों किया, इसको समाप्त इस कारणवश किया क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोला कि यहाँ के नियम और कानून काफी ऊट पटांग के थे, क्योंकि राजा साहब के पास में उतना दिमाग था नहीं, जो भी दिमाग था वो उनके प्रधानमंत्री जी के पास में था, ठीक है। तो उनके द्वारा जो भी नियम और कानून उस समय बनाया गया वो काफी असहज थे, मतलब ऊट पटांग टाइप का था, जो कि निर्मित कर दिया गया था। तो उन्हीं सारे ऊट पटांग जो भी हमारे एक प्रकार से बोले असहज नियम और कानून थे, मोदी सरकार ने उन्हीं सारे नियम और कानूनों को क्या किया, रद्द किया, अर्थात निरस्त किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद 370 का ए समाप्त नहीं किया गया। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर अनुच्छेद 370 का ए समाप्त कर दिया जाता तो हमारे भारत की जो सीमा है ऊपर लेवल पे वो भी हमारी समाप्त हो जाती। तो कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि हमारे भारत की सीमा रेखा भी क्या हो, समाप्त हो। तो अनुच्छेद 370 का जो ए है वो क्या प्रावधान करता है कि जो भी हमारी सीमा रेखा होगी कहां की, जम्मू एवं कश्मीर की, वही सीमा रेखा होगी हमारी कहां की, भारत की। और अगर हम अनुच्छेद 370 का ए अगर समाप्त कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली भारत की सीमा रेखा हमारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसी कारणवश मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 का ए समाप्त नहीं किया। इसके पश्चात में जो भी सारे नियम और कानून आते हैं, बी सी डी ई, इस प्रकार करके जितने भी नियम और कानून अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जोड़े गए राजा साहब के द्वारा, शेख अब्दुल्ला के द्वारा, उन्हीं सारे नियम और कानूनों को क्या किया गया, मोदी सरकार ने समाप्त किया, ठीक है। देखते हैं वो ऐसे कौन कौन से नियम और कानून हैं जो कि राजा साहब के द्वारा तैयार किया गया और उनको बाकायदा संविधान में निर्मित करवाया गया। उसमें से देखते हैं उन्होंने, अर्थात किसने, यानी राजा साहब ने और उनके जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा जो नियम और कानून बनाया गया वो इस प्रकार है। किस प्रकार है कि उनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर के जो मौलिक अधिकार होंगे, क्या होंगे, मौलिक अधिकार होंगे, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स होंगे, यानी जो भी मौलिक अधिकार होंगे, इसके अंतर्गत संविधान में हम लोगों ने देखा है कि संपत्ति का अधिकार भी सम्मिलित था। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को भी उन्होंने क्या किया, सम्मिलित करवाया उस समय। और आज वर्तमान की स्थिति में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके अन्य किसी राज्य की बात करें तो वहां पे मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा प्रावधान था कि वहां के जो मौलिक अधिकार है उनमें जो संपत्ति का अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार क्या होगा, मान्य होगा, ठीक है। तो पहला प्रावधान ये किया उन दोनों ने। उसके पश्चात में वहां की जो विधानसभा होगी, क्या होगी, वहां की जो विधानसभा होगी उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन अन्य किसी राज्य की बात करें तो अन्य किसी राज्य की जो विधानसभा होती है वहां का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। ये सारी बातें शेख अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोली गई उनके राज्य के संदर्भ में, ठीक है, जो कि संविधान में निर्मित करवाना था और निर्मित किया भी गया था, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में वहां की विधानसभा में, कहां की विधानसभा में, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 2 महिलाओं को, किसको, 2 महिलाओं को क्या करेंगे, राज्यपाल महोदय मनोनीत करेंगे, मनोनीत करेंगे, ऐसा प्रावधान भी किया गया। फिलहाल में ये प्रावधान हमारा अच्छा था कि महिलाओं को अगर अग्रणी श्रेणी में लाना है तो महिलाओं को ही आगे आने की आवश्यकता है। तो ये प्रावधान उनका क्या था, अच्छा था। इसी के पश्चात में वहां पे आरटीआई का नियम नहीं लगता है, नहीं लगता है। इसके पश्चात में वहां की जो बैंकिंग सिस्टम है, क्या है, यानी बैंकों की जो व्यवस्था है जम्मू कश्मीर में, यार अन्य राज्यों में जो हमारी बैंकों की प्रणाली है
वो आरबीआई के द्वारा देखी जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जितने भी सारे बैंक हमारे आते हैं वो सारे के सारे बैंक हमारे स्टेट बैंक के द्वारा देखे जाते हैं, यानी जो भी हमारी एसबीआई है उसके द्वारा उन बैंकों की व्यवस्थाओं को देखा जाता है। ये प्रावधान भी किया गया। एंड इसी के पश्चात में और क्या बातें बोली गई, और बातें ये बोली गई कि अगर किसी भी व्यक्ति को, यानी कोई भी व्यक्ति है अन्य किसी राज्य का अगर व्यक्ति है तो वह स्थायी रूप से जम्मू एवं कश्मीर में निवास नहीं कर सकता है। जम्मू एवं कश्मीर में निवास नहीं कर सकता है। अर्थात अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अगर जाता हूं जम्मू कश्मीर में स्थायी रूप से रहने के लिए अपना घर बना करके, तो मैं नहीं रह सकता। वहां पे जाकर के मैं घूम सकता हूं, टहल सकता हूं, अन्य सारी गतिविधियां कर सकता हूं, लेकिन वहां पे स्थायी रूप से अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसा प्रावधान भी किया गया उनके द्वारा। और क्या बोला गया, और इसी के अंतर्गत ये बोला गया कि वहां की अगर कोई महिला है, कोई लड़की या लड़का है, वो अन्य किसी राज्य के लड़की या लड़के के साथ में यदि विवाह करता है तो जम्मू कश्मीर के उस लड़की या लड़के की नागरिकता क्या की जाएगी, हमेशा और हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये प्रावधान भी कहां पे किया गया, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में किया गया, राजा साहब जी के द्वारा और उनके प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, और इतना ही नहीं, यहाँ पे आपातकाल की सुविधा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पे आपातकाल की भी सुविधा की गई। और यहाँ पे ऐसी भी प्रावधानों का जिक्र किया गया कि जम्मू एवं कश्मीर के अंतर्गत कभी भी आपातकाल की व्यवस्था नहीं की गई थी। यानी यहाँ पे अनुच्छेद 356 कभी भी नहीं लगेगा, यानी जो भी हमारा राष्ट्रपति शासन है वो कभी भी जम्मू एवं कश्मीर के अंतर्गत नहीं लगेगा। लेकिन सबसे ज्यादा लगने वाला जो आपात है वो राष्ट्रपति शासन ही है, जो कि जम्मू एवं कश्मीर में सर्वाधिक लगाया गया। फिलहाल में ऐसी बातें बोली गई थी और संविधान के अंतर्गत निर्मित किया गया था कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाएगा, यहाँ पे केवल और केवल राज्यपाल शासन लगाया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि राज्यपाल का जो चुनाव होता है वो वहां की जनता करती है। ठीक है, यानी वहां की जनता के अनुसार ही वहां के राज्यपाल का चुनाव किया जाता है। और इतना ही नहीं, वहां की जनता वहां के विधानसभा का भी चुनाव करती है। तो वहां की जो विधानसभा है वो वहां के लोगों के लिए कुछ विशेष नियम और कानूनों का प्रावधान भी करती है। जैसे कि अभी मैंने बोला कि कोई भी व्यक्ति वहां पे स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकता है। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि जम्मू एवं कश्मीर में दोहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता? दोहरी नागरिकता है। बाकी अन्य किसी राज्य की बात करें तो वहां पे एकहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति अगर जम्मू कश्मीर का मतलब निवासी है तो वो जम्मू कश्मीर का भी नागरिक होगा, क्योंकि वहां का एक अलग अपना संविधान है। ठीक है, और इसके पश्चात में वो भारत देश का भी नागरिक होगा। लेकिन अगर मैं अपनी स्वयं की बात करूं, मैं आता हूं उत्तर प्रदेश से, तो मेरे लिए जो भी इंडिया के अंतर्गत नागरिकता होगी, मैं भारत का नागरिक हूंगा और उत्तर प्रदेश का निवासी हूंगा। ठीक है, अन्य किसी राज्य की बात करेंगे तो हम वहां के निवासी होंगे और भारत के क्या होंगे? नागरिक होंगे। ठीक है, तो इस कारणवश बोला गया कि जम्मू एवं कश्मीर में दोहरी नागरिकता होगी। तो काफी असहज प्रावधान हमारे उनके द्वारा, यानी राजा हरि सिंह के द्वारा और जो भी अब्दुल्ला साहब थे उनके द्वारा काफी असहज नियम और कानूनों का प्रावधान उस समय भारतीय संविधान में करवाया गया। ठीक है, फिलहाल में जब इतनी सारी बातें हो जाती हैं तो यहाँ पे इनका अपना एक स्वयं का संविधान क्या होता है? तैयार हो जाता है उस समय। तो इनका जो अपना स्वयं का संविधान तैयार हुआ वो इतनी सारी बातों को निर्मित करने में 10 साल का समय लग गया। कितना समय लगा? 10 साल का समय लग गया जम्मू कश्मीर का संविधान बनाने में। और फाइनली 26 नवंबर, कब? 26 नवंबर 1957 को फाइनली जम्मू एवं कश्मीर का संविधान क्या होता है?
तैयार हो जाता है। 26 नवंबर, याद रखिएगा डेट, 26 नवंबर 1957 में क्या होता है कि जम्मू कश्मीर का संविधान हमारे बन करके तैयार हो जाता है। और फाइनली जम्मू कश्मीर के लिए ये जितने भी सारे नियम और कानून अभी हम लोगों ने इस क्लास के माध्यम से पढ़ा, ये सारे के सारे नियम और कानून केवल और केवल जम्मू कश्मीर के अंतर्गत लागू कर दिए जाते हैं। ये सारे के सारे नियम और कानून अन्य किसी राज्य में नहीं लगेंगे, केवल और केवल कहां पे लगेगा, जम्मू एवं कश्मीर में लगेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को बोला गया और फाइनली संविधान भी बन करके तैयार हो गया। राजा साहब भी खुश हो गए, अब्दुल्ला जी भी खुश हो गए, बाकी सारे लोग खुश इस कारणवश थे कि इनके नियम और कानून से वो लोग खुश नहीं थे, लेकिन जो भी सारा सिस्टम था उस समय के लिए ये सारी चीजें उनके अनुरूप अच्छी थी, क्योंकि यार उन लोगों का शासन था वहां पे, और उन लोगों का शासन था तो उन लोगों ने अपने अनुरूप ही वहां के नियम और कानूनों का प्रावधान भारतीय संविधान में कर दिया। ठीक है, और यहाँ के लोग जानते ही थे कि अस्थायी है, इसको कभी भी हम लोग निरस्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 26 नवंबर 1957 में संविधान बना और इनका एक अपना अलग से झंडा भी तैयार किया गया। इनका अपना अलग से झंडा बनाया गया, तिरंगा झंडा, ये हमारे इंडिया का वर्तमान में जो है इनका अलग से झंडा बनाया गया। इनके झंडे पर एक पक्षी का चित्र बनता है। किसका चित्र बनता है? उड़ते हुए पक्षी का चित्र बनता है। और मेरे अनुसार अगर बात की जाए तो शायद वो पक्षी हमारा बगुला हो सकता है। ठीक है, उड़ता हुआ बगुला, ये हमारे उनके झंडे के अंतर्गत ये चित्रित या चिन्ह बनाया गया। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। और फिलहाल में कई सारी सरकारें हमारी ऐसी आई जो कि जब यार जम्मू कश्मीर हमारे भारत के अंतर्गत ही आता है, तो क्यों ना सारे के सारे नियम और कानून जब पूरे भारत में लागू होते हैं, पूरे भारत के अन्य राज्यों में लागू होते हैं, तो जम्मू कश्मीर अकेला ऐसा क्यों बचता है कि वहां पे क्या किया जाए, वहां का अलग से संविधान हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें सरकारों को थोड़ा सा खटकती रही, तो जिससे ये हुआ कि जितनी भी सरकारें हमारी आई उन्होंने काफी प्रयास किया अनुच्छेद 370 को हटाने की, लेकिन उनका ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम बात करें मोदी जी की, तो मोदी जी की बात ही निराली, उनके आते ही प्रस्ताव पारित किया गया और फाइनली अनुच्छेद 370 क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। और इस अनुच्छेद 370 के इन सारे प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। केवल और केवल एक प्रावधान बचता है, वो है अनुच्छेद 370 का एक, जो कि ना ये कभी समाप्त होगा और ना ही आने वाली सरकार इसको कभी समाप्त करेगी। क्यों? क्योंकि जो सीमा जम्मू कश्मीर की होगी वही सीमा हमारे भारत देश की भी होगी। अगर जम्मू कश्मीर की सीमा को समाप्त कर दिया जाएगा तो फिर हमारे भारत की भी सीमा रेखा समाप्त हो जाएगी। इस कारणवश इस नियम और कानून में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या छेड़छाड़ कभी नहीं किया जाएगा। तो वर्तमान में बाकी जो भी सारे अनुच्छेदों का जिक्र यहाँ पे मिला BCDE करके, उन सारे प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान की स्थिति में आज हमारा जो जम्मू कश्मीर है वहां पे सारे लोग स्वतंत्र हैं। क्या है? स्वतंत्र हैं। हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हो। किसी भी प्रकार के कोई जोर जबरदस्ती, कोई दबाव नहीं है, ना ही वहां के लोगों पर, ना ही किसी अन्य राज्य के लोगों पर। ठीक है, और इसी के अंतर्गत एक बात और बोली गई थी, क्या कि शेख अब्दुल्ला और काफी सारे लोगों के द्वारा एक बात और बोली गई, संविधान में एक चीज और निर्मित की गई, 35A की बात की गई। किसकी बात की गई? 35A की बात की गई। 35A क्या बोलता है? अनुच्छेद 35 का A ये बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर का नागरिक है तो स्थायी रूप से वो वहीं का नागरिक होगा। अन्य किसी राज्य का व्यक्ति जाकर के वहां पे स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकता है। ये प्रावधान भी राजा साहब के द्वारा और प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला जी के द्वारा 35A में इसका प्रावधान
कर दिया गया है। तो वर्तमान में इस प्रावधान को भी मोदी जी ने क्या किया, या उनकी सरकार ने इसको भी समाप्त कर दिया है। आज कोई भी व्यक्ति जा सकता है जम्मू कश्मीर में, किसी भी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रावधान वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। तो आई थिंक यार जो भी हमारा सिस्टम था अनुच्छेद 370 और 35A का, ये सारा माजरा समझ में आया होगा। अभी तक अगर अनुच्छेद 370 और 35A के बारे में जानते रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते रहे होंगे तो मेरी क्लास के माध्यम से देख लीजिएगा, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके पश्चात में 370 के पश्चात में 371 की बात करते हैं। अनुच्छेद 371 की बात करते हैं। अनुच्छेद 371 क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 371 में भी काफी सारे प्रावधान हैं। इसमें भी ABCDE करके ऐसे 10 प्रावधानों को जोड़ा गया है। 10 प्रावधान ऐसे जोड़े गए कि अनुच्छेद 371 में प्रावधान हमारा किया गया किसका, यानी महाराष्ट्र एवं गुजरात के संदर्भ में, महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए विशेष प्रावधान किया गया। क्या किया गया? विशेष प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे उतना आवश्यक नहीं है ये अनुच्छेद, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष प्रावधान ये किया गया कि पहले महाराष्ट्र और गुजरात हमारा एक ही हुआ करता था, लेकिन आज वर्तमान की स्थिति में अगर हम लोग देखेंगे तो गुजरात हमारा अलग है, महाराष्ट्र हमारा अलग है। इसको जब संविधान हमारा बनाया गया तो उस समय इसको डिवाइड किया गया। जो लोग गुजराती बोलते थे उनको गुजरात के अंतर्गत रखा गया, और जो लोग मराठी भाषा का प्रयोग करते थे उनको महाराष्ट्र की श्रेणी में डाल दिया गया। तो अनुच्छेद 371 याद रखिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में आता है अनुच्छेद 372। अनुच्छेद 372 आता है। इसमें हमारे ABC करके 10 प्रावधान जोड़े गए, जो कि अलग अलग राज्यों के संदर्भ में अलग अलग विशेष प्रावधान हमारे किया गया है। जैसे अनुच्छेद 372 में बोला गया, क्या बोला गया? अनुच्छेद 372 में बोला गया नागालैंड, क्या बोला गया? 371 ही है, 371 का ए बोल देते हैं, 371 का ए बोल देते हैं। ठीक है, नागालैंड हो गया, यानी नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान कहां पे मिलता है? नागालैंड के संदर्भ में विशेष प्रावधान का जिक्र मिलता है अनुच्छेद 370 का ए में। उसके पश्चात में 371 का बी आता है। इसमें हमारा बोला गया आसाम के संदर्भ में। मैंने पहले ही बोला कि ये अनुच्छेद 371 ABC करके इसमें 10 राज्यों के संदर्भ में विशेष प्रावधान हमारा किया गया भारतीय संविधान में, यानी इनको कुछ विशेष छूट दी गई है। ठीक है, 371 हो गया, एंड 371 के बी के पश्चात में 371 का सी। इसमें क्या आता है? इसमें आता है मणिपुर के संदर्भ में, मणिपुर के संदर्भ में विशेष प्रावधान का जिक्र मिलता है। इसको भी हमने क्या करना है? याद रखना है। 371 का सी, इसके पश्चात में 371 का डी आता है। 371 का डी, इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के लिए, तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हमारा टूटा था। ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, इसके संदर्भ में भी विशेष प्रावधान किया गया। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को तोड़ा गया और एक नए राज्य का गठन किया गया, जिसको हम लोग तेलंगाना के नाम से जानते हैं। ठीक है, 371 के पश्चात में 371 का डी एंड ई आता है। 371 का ई में बोला गया
आंध्र प्रदेश की जो यूनिवर्सिटियां होंगी, आंध्र प्रदेश की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होंगी, केंद्रीय विश्वविद्यालय जितने होंगे, उनके संदर्भ में विशेष प्रावधान हमारा देखने के लिए कहां मिलता है, 371 का ई में। इसके पश्चात में 371 का एफ आता है। इसमें क्या बोला गया, सिक्किम के संदर्भ में, क्या बोला गया, सिक्किम के संदर्भ में, यानी सिक्किम हमारा राज्य है, ये भी हमारा पहले भारत का अंग नहीं था, इसको भी संविधान में सम्मिलित किया गया। तो सिक्किम के संदर्भ में भी विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 के एफ में। इसके पश्चात में अनुच्छेद 371 का एफ के पश्चात में जी आता है। जी में क्या बोला गया, सिक्किम के बाद में आता है हमारा मिजोरम। क्या आता है, मिजोरम। मिजोरम के संदर्भ में अलग अलग राज्यों के संदर्भ में अलग अलग प्रावधान किया गया। 371 के जी में मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान, 371 का जी। इसके पश्चात में एच आता है। एच में क्या किया गया, गोवा के संदर्भ में विशेष प्रावधान। 371 का आई आता है, जिसमें कर्नाटका के संदर्भ में विशेष प्रावधान का जिक्र हमारे भारतीय संविधान में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हमारे अनुच्छेद 371 में जो भी सारे प्रावधान हैं, ये यार विशेष उपबंध हैं राज्यों के संदर्भ में, तो इनको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। इसके पश्चात में 372 से लेकर के 372 से 391 के मध्य में जितने भी सारे अनुच्छेद हमारे आते हैं, वर्तमान में ये सारे के सारे अनुच्छेद हमारे निर्वसन कर दिया गया, अर्थात रद्द कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, जिस कारणवश हम अनुच्छेद 372 से 92 तक की चर्चा नहीं करेंगे। हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण नहीं है और फिलहाल में इनको वर्तमान में निरस्त अर्थात रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो 91 तक के अनुच्छेदों को रद्द कर दिया गया। इसके पश्चात में इसमें एक अनुच्छेद बचता है, अनुच्छेद 392। क्या बचता है, अनुच्छेद 392, जो कि जिक्र करता है कि अगर भारत देश के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई संकट आता है या भारत देश के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आती है, तो उस कठिनाई को हैंडल करने के लिए या उस संकट से देश को उबारने के लिए राष्ट्रपति महोदय को विशेष प्रावधान दिया गया है। यानी राष्ट्रपति महोदय को क्या किया गया, विशेष शक्ति दी गई है कि अगर देश में किसी भी प्रकार का कोई संकट आएगा तो राष्ट्रपति महोदय उस पे कदम उठाएंगे और देश को उस परिस्थिति से क्या करेंगे, उबारेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद 392 था। फिलहाल में ये था हमारा पूरा का पूरा भाग 21, जो कि अस्थायी हमारे उपबंध करता है। अर्थात अस्थायी से तात्पर्य यह है कि जितने भी सारे नियम और कानून इसके अंतर्गत आते हैं, वो सारे के सारे नियम और कानून हमारे टेम्परेरी होंगे, हमेशा के लिए मान्य नहीं होंगे। इसी कारणवश अनुच्छेद 370 का ए के पश्चात में जितने भी नियम और कानून थे जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, उनको निरस्त कर दिया गया है वर्तमान की स्थिति में। इसी कारणवश अस्थायी ये हमारा नाम ही है भाग 21 का। तो ये पूरा का पूरा भाग 21 यहीं पे समाप्त होता है। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या परेशानी होती है तो आप लोग यार कमेंट वगैरह करोगे, वहां से आपकी सारी दुविधा एवं समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। भाग 21 समाप्त होता है। इसके पश्चात में आता है भाग 22, जिसमें 3 अनुच्छेद हैं हमारे, 393, 394 और 395। इसके पश्चात में पूरा का पूरा भारतीय संविधान समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिलहाल में रिवीजन करते चलिएगा और जहां तक हो देखते चलिएगा सारी चीजों को। और फिलहाल में मेरे अनुसार यार आनंद आया होगा इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान को पढ़ करके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।